तीसरे दिन खाने की मेज पर सिर्फ एक डिश थी। इमरान उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। 8 इंच लंबे कैप्सूलों से प्लेट भरी हुई थी। क्या देख रहे हो बॉस? जोसेफ आहिस्ता से बोला। ये पासोलिया है, हम इसको मवेशियों को खिलाया करते थे। क्या ये कोई खाने की चीज है? इमरान ने ठंडी सांस लेकर पूछा। मैंने बताया ना कि हम इसे मवेशियों को खिलाते थे, शायद ये लोग खुद ही इसे खाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये है क्या भला? गले की एक किस्म है, लेकिन कम से कम ये मेरे हलक से तो नहीं उतरेगी। और बॉस, मैंने तो ऐसी दिल हिला देने वाली बातें सुनी है कि जोसेफ खामोश रहो, मैं नहीं चाहता कि वो दिल हिला देने वाली बातें मुझ तक पहुंचें। लेकिन ये पेट का मसला है। मैंने सुना है कि अब जहाज पर पासोलिया के अलावा खाने की और कोई चीज मौजूद नहीं है। तूने ख्वाब देखा होगा। ख्वाब भी देखा था बॉस, लेकिन जहाज पर आने से पहले मैंने देखा कि मेरी माँ बकरी की ओजड़ी उछाल उछाल कर कह रही है, देख जोसेफ, तेरा बाप दुश्मन के नेज़े की नजर हुआ था, लेकिन तू हामला औरत की मौत मरेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जोसेफ, मैंने आज तक किसी हामला औरत की मौत नहीं देखी। मेरे तजर्बात में इजाफा होगा। हंसी ना उड़ाओ बॉस, हामला औरत की मौत का मतलब है 2 जिंदगियों का खात्मा। वो तो जाहिर है। इमरान ने दानिशमंदाना अंदाज में आंखों को जुम्बिश दी। मुझे तुमसे प्यारा और कोई नहीं बॉस, खुदा करे ख्वाब झूठा हो। तू कहना क्या चाहता है? बकरी की ओजड़ी कहत की अलामत है, कहीं हम इस जहाज पर भूखे ना मर जाएं। अगर तू कुछ खाकर मरना चाहे तो निकालूं? इमरान ने एक दाना उठाकर मुंह में डाला और उसे आहिस्ता आहिस्ता कुचलता रहा। फिर बोला, अगर इसे कौरमे वाली तरकीब से पकाया जाए तो कैसा रहेगा? जोसेफ ने वो उबले हुए दाने हलक से उतारने शुरू कर दिए थे, इसलिए कुछ ना बोला। नागवारी इसकी आंखों से जाहिर हो रही थी। इमरान ने भी जूं तू अपनी प्लेट खाली कर दी। चलो बॉस, अरशे पर चलें, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जोसेफ थोड़ी देर बाद बोला, चलो, लेकिन तुम मुझे बॉस कहना नहीं छोड़ोगे? किसी के सामने तो नहीं कहता? वो अरशे पर आए और रेलिंग से टिक कर खड़े हो गए। सूरज सर पर था, लेकिन ठंडी हवाएं इसकी तमाज़त को कम कर रही थीं। दफतन जोसेफ बोला, वो बेचारी औरत मुझे देखकर सहम जाती है। बच्चे नहीं हैं यहाँ, वरना एक आध का हार्ट भी फेल हो सकता था। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। चाटे जा दिमाग, चाटे जा, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। खुदा के लिए बर्जर से कहो मुझे कोई दूसरा काम बताए। खुदा से दुआ करो कि वो औरत बोलने लगे। औरतों की खामोशी देखकर मेरा दम घुटने लगता है। इतने में चीफ इंजीनियर और इसकी एंग्लो सेलोनीज बीवी दिखाई दिए। औरत खुशशक्ल और खासी दिलकश थी। उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। वो इनके करीब ही आ रुके। बर्जर पहले ही इमरान से इसका तारुफ करा चुका था। आज से पासोलिया शुरू हो गई है, चीफ इंजीनियर ने कहा। निहायत लजीज थी। इमरान ने भी खुशदिली का मुजाहरा किया। मैं नहीं खाती, सलोया इटलाई। फिर आप क्या खाती हैं मोहतरमा? इमरान ने बड़े अदब से पूछा। डब्बों में महफूज की हुई ग़िज़ाएं अपने केबिन में स्टॉक रखती हूँ, और मुझे कभी कभी पासोलिया से पेट भरना पड़ता है। इंजीनियर ने ठंडी सांस ली। क्या आमतौर पर ऐसे ही हालात रहते हैं? इमरान ने पूछा। ज्यादातर। आखिर क्यों? कंपनी ज्यादा मकरूज रहती है। सवाल यह है कि आप लोग इसे क्यों कर बर्दाश्त करते हैं? मुझे इल्म है कि तुम नादानस्तगी में आप हंसे हो। इंजीनियर मुस्कुराया। सब यही कहते हैं, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आती। इमरान बेबसी से बोला। खुद ही समझ लोगे। मुझे इन दोनों पर तरस आता है। सलोया बोली। ना हमारा रेडियो ऑफिसर गायब होता और ना दोनों बेचारे फंसते। रेडियो ऑफिसर गायब हो गया? हाँ, तुम्हारी ही बंदरगाह पर वो गायब हो गया, चीफ इंजीनियर ने कहा। रेडियो ऑफिसर के बगैर जहाज को सेल करने की इजाजत ना मिलती। मोसियो बर्जर कह रहे थे कि एक आदमी और गुम हो गया है जो इनकी बीवी को खाना खिलाता था। वही रेडियो ऑफिसर? ओह, तो क्या वही ये खिदमत भी सर अंजाम देता था? हाँ, बर्जर इससे ये काम भी लेता था। आखिर वो कहाँ गायब हो गया? जब भी जिसे मौका मिलता है इसी तरह गायब हो जाता है। वो ईरान का बाशिंदा था। अरसा दराज से उर्दू सीख रहा था। जब अहले जुबान की तरह उर्दू बोलने लगा तो तुम्हारी ही बंदरगाह पर गायब हो गया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। छोड़ो, खुश रहने की कोशिश करो। इंजीनियर इसका शाना तपक कर बोला और आगे बढ़ गया। सलोया भी इसके साथ ही चली गई थी। बॉस, जोसेफ ने इमरान की तरफ मुड़कर कहा, बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने में आ रही हैं। दुनिया की कोई बात अजीब नहीं है जोसेफ, सिर्फ हमारी समझ का फेर होता है। शायद पासोलिया खा खा कर हम कायनात के सारे राजों की तह तक पहुंच जाएं।
یہ قلعہ مجھے اجناس کی دنیا کا درویش محسوس ہوا ہے۔ بس کرو باس، جوزف برا سا منہ بنا کر بولا۔ اچھا تو لگا دے سمندر میں چھلانگ، پاسولیا سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ دفتن ایک خلاصی ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی توجہ کا مرکز جوزف تھا۔ جوزف نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ عمران کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہیں چیف آفیسر نے بلایا ہے، خلاصی نے اس سے کہا۔ چیف آفیسر سے کہہ دینا کہ میں اس وقت ملاقات کے موڈ میں نہیں ہوں، پھر کسی وقت مجھ سے مل سکے گا۔ میں یہی کہہ دوں؟ خلاصی کے انداز میں دھمکی تھی۔ ہاں جاؤ، عمران نے لاپرواہی سے کہا اور جیب سے چنگم کا پیکٹ نکال کر پھاڑنے لگا۔ دیکھو بھائی ریڈیو آفیسر صاحب، تم نئے ہو، چیف آفیسر کو نہیں جانتے، خطرناک آدمی ہے، خلاصی نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا۔ آج میں نے بھی پاسولیا کھائی ہے، کسی سے کمزور نہیں پڑوں گا۔ خلاصی ہنس پڑا، پھر بولا، اچھی بات ہے، میں جا رہا ہوں، تم جانو۔ وہ چلا گیا اور جوزف نے عمران سے کہا، باس، یہ چیف آفیسر بہت بدتمیز آدمی ہے، میرا خیال ہے کہ مسٹر برجر بھی کسی حد تک اس سے دبتے ہیں۔ فی الحال تم کسی معاملے میں دخل نہ دینا، عمران سرد لہجے میں بولا۔ تمہیں خطرے میں دیکھ کر بھی نہیں، جب تک میں اشارہ نہ کروں تم ہر معاملے میں خاموش تماشائی رہو گے۔ آسمانی باپ رحم کرے، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دو کوی ہیکل آدمی انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ عمران لاپرواہی سے ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرف متوجہ رہا اور وہ ان کے قریب آ کر رک گئے۔ تمہیں چیف آفیسر نے بلایا ہے، ایک نے عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ کیا اس تک میرا جواب نہیں پہنچا؟ عمران نے مڑ کر سرد لہجے میں کہا۔ چلو، دوسرے نے اس کی گردن پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ ہاتھ پہلے تو عمران کی گرفت میں آیا اور پھر اس طرح جھٹک دیا گیا کہ اس آدمی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ساتھ ہی عمران کا بایاں ہاتھ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ چاروں شانے چت گرا۔ اس کے ساتھی نے عمران پر چھلانگ لگائی۔ جوزف پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ دوسرے کا حشر دیکھ لینے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جذباتی تبدیلی نظر آئی تھی۔ دوسرا بھی اپنے ساتھی ہی پر جا گرا تھا اور اب دونوں گالیاں بکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر جوزف نے دیکھا کہ دونوں نے بڑے بڑے چاقو نکال لیے ہیں۔ اب خاموش تماشائی رہنا اس کے بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اچانک برجر کی دھاڑ سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں خلاصی جہاں تھے وہیں رک گئے۔ برجر تیز قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ کھلے ہوئے چاقو اب بھی دونوں کے ہاتھوں میں تھے اور عمران میسمی سی صورت بنائے ہوئے کبھی برجر کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی ان دونوں کی طرف۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ برجر پیر پٹک کر دھاڑا۔ چاقو جیب میں رکھو۔ دونوں نے مشینی انداز میں چاقو بند کر کے جیب میں ڈالے تھے اور مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے رہے تھے۔ چلے جاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا، برجر پھر دھاڑا۔ وہ دونوں خاموشی سے مڑے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب برجر جوزف کی طرف مڑ کر دھاڑا۔ میں سب دیکھ رہا تھا۔ یس باس، جوزف نے سرد لہجے میں کہا۔ تم احسان فراموش اور بزدل ہو۔ وہ کیسے باس؟ اس شخص نے تمہیں ملازمت دلوائی تھی۔ یس باس۔ باس کے بچے، کیا تم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے؟ مجھے جو حکم دیا جاتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا باس۔ اب تم نے کہہ دیا ہے تو خیال رکھوں گا۔ یہ بھیڑیوں کا جنگل ہے، تمہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اوکے باس، جوزف نے فوجی انداز میں سلوٹ کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ، اپنے کیبن میں جاؤ۔ جوزف اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ اب وہ عمران کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں بولا، تمہیں چیف آفیسر کا حکم ماننا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا موسیو برجر کہ مجھے آپ کے علاوہ اور کسی کی حکم کی تعمیل نہیں کرنی۔ میرا اور چیف آفیسر کا درجہ برابر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حالات، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اب اس حکم کی تعمیل بھی کیا کروں گا۔ جاؤ دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ اچھی بات ہے موسیو برجر۔ چیف آفیسر نے عمران کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور بولا، اگر کپتان نے مجھے منع نہ کر دیا ہوتا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دیتا۔ کام کی بات کرو۔ کیا تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ تم چیف آفیسر ہو اور میں ریڈیو آفیسر۔ میں تمہیں بنگی بنا سکتا ہوں۔ مسٹر چیف آفیسر، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ بکواس بند کرو اور خاموشی سے بیٹھ کر سنو۔ عمران برا سا منہ بنائے ہوئے بیٹھ گیا۔ چیف آفیسر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شاید وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے پوچھا، پاسولیا کھائی تم نے؟ ہاں کھائی۔ پہلے بھی کبھی کھائی تھی؟ نہیں، بدقسمتی سے اب تک ایسی لذیذ غذا سے محروم رہا تھا۔ لذیذ غذا؟ زندگی میں پہلی بار کھانے کا مزہ ملا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جہاز پر۔ واقعی؟
इमरान पुरमसरत लहजे में चीखा। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? मेरी पसंदीदा चीज है, इसलिए मुझे खुश होने का हक हासिल है। मैं कहता हूँ खामोश रहो। अगर तुमने ये बात किसी के सामने कह दी तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा। खुदावंद, क्या मैं सचमुच बदरूहों के चक्कर में फंस गया हूँ? क्या बक रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, इमरान ने कहकर अपना सर पीटना शुरू कर दिया। अरे अरे अरे, कहता हुआ चीफ ऑफिसर उठा और उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। बवक्त तमाम इसमें कामयाब हुआ और बड़े नरम लहजे में बोला, तुम पूरी बात भी तो सुनो। सुनाओ, इमरान मुर्दा सी आवाज में बोला। पासोलिया से सारा अमला एलर्जिक है। जबरदस्ती तो नहीं है, वो कुछ और भी खा सकते हैं। ना खाएं पासोलिया। पासोलिया के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? जहाज मकरूज है। तुम्हारी बंदरगाह पर एक बड़ा कर्ज अदा करना पड़ा, इसलिए खुर्दोनोश का सामान स्टोर नहीं किया जा सका। शराबनोशी का केबन क्यों आबाद है? इमरान ने लड़ाका औरतों के से अंदाज में पूछा। इस पर चीफ ऑफिसर हंसकर बोला, खुदा ने रिस्क का वादा किया है, शराब का नहीं। इमरान लाजवाब होने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। हाँ तो सुनो, अमले को काबू में रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन्हें तशफी दी जाए। चलो, ये बात भी समझ में आ गई। इन्हें मुतमईन करने के लिए वो जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गया, क्योंकि ठीक इसी वक्त बर्जर केबन में दाखिल हुआ। दोनों उठ गए। बैठो बैठो, वो हाथ हिलाकर बोला, लेकिन जब तक वो खुद नहीं बैठ गया दोनों खड़े रहे। तुमने उन दोनों बदमाशों को इसके पास क्यों भेजा था? बर्जर ने चीफ ऑफिसर को घूरते हुए पूछा। मैंने बुलवाया था, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। अगर वो झगड़ बैठे थे तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं। ये मेरा आदमी है, समझे? मैं समझता हूँ कैप्टन। तुमने क्यों बुलवाया था? पासोलिया जेरे बहस है। खामोश रहो, वो हलक फाड़ कर धाड़ा। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस बार अमला बगावत पर आमादा है। बगावत? वो उठता हुआ गुर्राया। एक एक को गोली मारकर समंदर की तह में पहुंचा दूंगा। चीफ ऑफिसर कुछ ना बोला, बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा था, मगर गोली मार देने की धमकी पर इमरान का चेहरा हवा हो गया था और इसने इस तरह दोनों हाथों से कलेजा थाम लिया था जैसे सचमुच ठीक इसी जगह गोली लगी हो। बर्जर बैठ गया और चीफ ऑफिसर को घूरे जा रहा था, जो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। थोड़ी देर बाद चीफ ऑफिसर इसकी तरफ मुड़कर बोला, अगर इस बार हम अबू नखला के शेख के आगे गड़गड़ाएं तो क्या हर्ज है? तुम्हारा ये रेडियो ऑफिसर सूरत ही से यतीम मालूम होता है। इमरान ने बर्जर को चौंकते देखा। अब वो इमरान को इस तरह देख रहा था जैसे पहली बार देखा हो। दफतन इसने जानो पीट पीट कर वहशियाना अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। कुछ अजीब सा आदमी था। इसके बारे में अंदाजा करना दुश्वार था कि कब धाड़ने लगेगा और कब वही धाड़ बद्दे से बेहंगम कह कहे में तब्दील हो जाएगी। खूब, बहुत अच्छी बात कही तुमने। हाँ, यही मुनासिब है, इसने कहा और फिर कह कहे लगाने लगा। खामोश हुआ तो चीफ ऑफिसर ने कहा, अबू नखला का शेख भी रहमदिल आदमी है। अगर ये लोग वहां चले गए तो कम से कम 2 माह के राशन का इंतजाम हो जाएगा। अरे ये सारे ही अरब शेख बहुत अच्छे हैं, बर्जर बोला। खुदा इनका इतना तेल निकाले कि इनके दुश्मन इसी में गर्क हो जाएं। इमरान ने बाआवाज़ बुलंद आमीन कहा और अहमकाना अंदाज में बारी बारी इनकी शक्लें देखने लगा। कल शाम तक हम अबू नखला पहुंच जाएंगे, चीफ ऑफिसर बोला। ठीक है, बर्जर उठता हुआ बोला, तुम इसे सब कुछ समझा दो। जब वो केबन से निकल गया तो ऑफिसर ने दरवाजा बंद करके बोर्ड करते हुए कहा, गालिबन अब तुम समझ गए होगे। बिल्कुल समझ गया, इमरान खुश होकर बोला। मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। तालिब इल्मी के जमाने में अक्सर भीख मांगकर फिल्म देखने जाया करता था। क्या बकवास है। हाँ, एक पर्चा लिखता था जिसका मजमून ये होता था कि जनाब आली, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, लेकिन मुझे पढ़ने का बेहद शौक है। मेहनत मजदूरी करके तालीम को जारी रखे हुए हूँ। पिछले दिनों सख्त बीमार हो जाने की बिना पर फीस नहीं अदा कर सका। अगर आप 8.5 रुपए से मदद फरमा दें तो स्कूल से नाम खारिज होने से बच जाएगा, वरना मैं जहालत के अंधेरे में डूब कर फना हो जाऊंगा। ओहो, फिर क्या? किसी शरीफ आदमी का दरवाजा खटखटाकर पर्चा अंदर भिजवा दिया। अगर साहेब खाना बहुत ज्यादा खुदा तरस हुआ तो एक ही घर से मुराद पूरी हो जाती थी, वरना 2-4 घर और देखकर टिकट दाम तो निकाल ही लेता था। क्या वाकई तुम्हारे माँ बाप मर चुके थे? हाँ, इस वक्त भी मर चुके थे और अब भी अक्सर मर जाते हैं। क्या तुम बेवकूफ आदमी हो? चीफ ऑफिसर ने हैरत से कहा। मैं तो नहीं समझता कि मैं बेवकूफ हूँ। फिर शक्ल क्यों ऐसी है? किसी बदरूह का साया है मुझ पर। इमरान ने ठंडी सांस ली।
दूसरे दिन चीफ ऑफिसर ने जहाज के अमले को अर्शे पर इकट्ठा किया और तकरीर करने खड़ा हो गया। प्यारे दोस्तों, वो बराई हुई आवाज में बोला, मुझे बेहद अफसोस है कि मिस्टर एडोल्फ बर्जर पासोलिया के खेत में पैदा हुए थे। अर्शा कहकहों से गूंज उठा। इमरान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, बर्जर का कहीं पता ना था। चीफ ऑफिसर फिर बोलने लगा, इसका लहजा तंजिया था। पासोलिया वो दाना है जिसे फरिश्ते दस्ते खास से बनाकर हमारे लिए पैक करते हैं। इसमें ए से लेकर जेड तक सारे विटामिन पाए जाते हैं और ये प्रोटीन की दौलत से भी माला माल है। मिस्टर एडोल्फ बर्जर का ख्याल है कि ये कायनात महज इसलिए तख्लीक की गई है कि जमीन पर पासोलिया की काश्त होनी थी, और फिर आसमान वाले ने मिस्टर बर्जर को पासोलिया के खेत में पैदा करके ये साबित कर दिया है कि हम हर तरह से बेबस हैं और हमें हर हाल में पासोलिया खानी पड़ेगी। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मजमा चिल्लाया। सबर सबर दोस्तों, चीफ ऑफिसर हाथ उठाकर बोला, मैं तुम्हारा बदख्वाह नहीं हूँ। वो लोग जो अभी कुछ दिन हुए चांद पर गए थे, पासोलिया की बदौलत वहां जिंदा रह सके। झूठ है, बकवास है, मजमा चिल्लाया। सुनो दोस्तों, और खलाई कैप्सूल जिसमें वो गए थे पासोलिया ही की शक्ल का बनाया गया था। खैर, जरा सबर करके मेरी बात सुनते रहो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। कुछ नहीं सुनते, मजमा से कई आदमी धाड़े। हम स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक का नाम ना लो, खुले समंदर में स्ट्राइक का किसी को हक नहीं पहुंचता। खामोश रहो, हम कुछ नहीं सुनेंगे। और अगर तुम्हारे लिए बेहतर खाने का इंतजाम हो जाए तो हम यही चाहते हैं, फिर हमें स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, हमें अबू नखला की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने दो, हम तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ लाएंगे। झूठ है, धोखा है, मजमा चिल्लाया। खामोश रहो, खामोश रहो, चीफ ऑफिसर हाथ उठाकर बोला। अब रेडियो ऑफिसर साहब कुछ कहेंगे। फिर इसने इमरान को अपनी जगह लेने का इशारा किया था। इमरान इसके पास आ खड़ा हुआ और वो मजमा में जा मिला। प्यारे भाइयों, इमरान अपने चेहरे पर शदीद घबराहट के आसार पैदा करके बोला, ये दुनिया सराय फानी है, सब कुछ ख्वाब है, धोखा है। बकरी इसलिए बकरी कहलाती है कि सदियों से लोग इसे बकरी ही कहते आए हैं। अगर आज हम इसे गुलरुख कहना शुरू कर दें तो वो गुलरुख ही हो जाएगी और बकरी की सिर्फ दूसरी जुबान का लफ्ज मालूम होने लगेगा। लिहाजा आज से मैं पासोलिया को रश्क कलाकंद कहा करूंगा, आप भी यही कहिए और ऐश कीजिए। बकवास, कप्तान का आदमी है, गद्दार है, भाग जाओ, चले जाओ, मजमा चीखने लगा। वो दोनों खलासी पेश पेश थे जिनकी पिटाई पिछले दिन इमरान के हाथों हुई थी। भाई सुनो सुनो, इमरान दोनों हाथ हिलाकर बोला और बोलता ही रहा। सबर का मीठा फल है, पासोलिया पर लानत भेजिए। अबू नखला के शेख मेरे एहसानमंद हैं, मेरा कहना जरूर मानेंगे। मैं तुम्हारे लिए गोश्त रोटी का इंतजाम कर दूंगा। ये बात हुई है, कई लोग बैक वक्त बोले और इन्हीं में से किसी ने हाथ हिलाकर कहा, खामोश रहो, सुनो क्या कहता है। लोग खामोश हो गए और इमरान सर खुजाता हुआ बोला, शेख साहब हर साल मेरे मुल्क में खरगोशों का शिकार खेलने आते हैं। पिछले साल मैंने इनके लिए एक कुत्ते का रोल अदा किया था। वो कैसे, वो कैसे, आवाजें आईं। शेख साहब के पास बेहतरीन नस्लों के लातादाद कुत्ते हैं जो इनके लिए शिकार करते हैं। एक दिन किसी जर्मन सयाह ने अपने कुत्तों के बारे में शेख साहब के हजूर शेखी बिगारी और दौरान गुफ्तगू में शेख साहब की जुबान से कहीं ये निकल गया कि इनके पास सब्ज रंग का एक कुत्ता है। बात फिसल चुकी थी जुबान से, लिहाजा अब इसकी वापसी नामुमकिन थी। जर्मन इस कुत्ते को देखने पर मुसिर हुआ। शेख साहब परेशान हो गए। मैंने कहा, या सईदी, आप उसे सब्ज रंग का कुत्ता दिखाने का वादा कर लीजिए, मैं मुहैया कर दूंगा। और मैंने मुहैया कर दिया। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, आवाजें आईं। अब बहल भी जाओ दोस्तों, चलो मैं झूठा ही सही, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने सब्ज रंग का कुत्ता कहाँ से मुहैया किया। मैं खुद बन गया था। कुत्ते का मेकअप, आप लोगों ने जासूसी नावल तो पढ़े ही होंगे। एक हफ्ते तक शेख साहब के पीछे पीछे घूमता फिरा था। जर्मन ने कहा कि कुत्ता मसनूई है, मैं इसका कीमियाई इम्तिहान कराऊंगा। ये सुनते ही मैं भौंकने लगा और लपक कर इसकी टांग पकड़ ली। फिर वो शेख साहब का पीछा छोड़कर भागा है तो आज तक इसका सुराग नहीं मिल सका। हमें भी कुत्ता बनकर दिखाओ, आवाजें आईं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले गोली मार देंगे, मुझ पर रहम कीजिए। कुछ परवाह नहीं, कुत्ता बनकर दिखाओ। पासोलिया, खामोश रहो, खामोश रहो। इमरान दोनों हाथों से सर थाम कर अकड़ों बैठ गया। उठो उठो, मजमा चीखता रहा, कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ। चीफ ऑफिसर झपट कर मजमे से निकला और इमरान के करीब खड़ा होकर बोला, इसका सर चकरा गया था, अब तुम लोग इसे माफ कर दो।
बहरहाल मैं इतना जानता हूँ कि यही अबू नखला से मदद ला सकेगा। हम कब तक भीख मांग मांग कर खाते रहेंगे? जब तक जहाज मकरूज है, चीफ ऑफिसर जल्लाकर बोला। हम इसके जिम्मेदार नहीं? अच्छा तो तुम सब अबू नखला में जहाज खाली कर देना, जिसका जहां जी चाहे चला जाए। इस जवाब पर सन्नाटा छा गया। ऐसा मालूम होता था जैसे उनकी अरवाह जिस्मों को छोड़ गई हों। अब इमरान भी चीफ ऑफिसर के बराबर ही खड़ा था और मुतहिराना अंदाज में पलकें छिपकाता हुआ मजमे को देखे जा रहा था। जरा ही सी देर में अरशा खाली हो गया और सिर्फ वही दोनों वहां खड़े रह गए। बात मेरी समझ में नहीं आई, इमरान थोड़ी देर बाद बोला। अपने काम से काम रखो, चीफ ऑफिसर पैर पटक कर बोला और इमरान को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। इमरान ने भी अपने कैबिन की तरफ जाने का इरादा किया ही था कि जोसेफ आता दिखाई दिया। वो भी मजमा के साथ ही वहां से चला गया था। तुमने देखा बॉस? वो करीब आकर आहिस्ता से बोला। क्या देखा? जहाज छोड़ देने की धमकी उन पर बिजली की तरह गिरी थी। हाँ, तो फिर? इनमें से कोई भी ठीक आदमी नहीं है। मैंने आज तक कोई ठीक आदमी देखा ही नहीं। तुम समझे नहीं बॉस, वो सब मुजरिम हैं। वो अपने मुल्कों के साहिलों पर कदम रखें तो किसी को फांसी हो जाए और किसी को उम्र कैद की सजा। ओहो, मैंने घुस मिलकर इनके राज लिए हैं। अगर ये पासोलिया वाला चक्कर ना चल जाता तो इनके बारे में कुछ भी ना जान सकता। सब बहुत गहरे हैं। तो अब मुझे तेरी रखवाली करनी पड़ेगी। पता नहीं नशे में क्या हरकत कर बैठो। कभी ऐसे नशे में देखा है मुझे बॉस? अच्छा अब दफा हो जाओ, मैं भीख मांगने की मशक करने जा रहा हूँ। हम बहरी यतीम खाने में आ फंसे हैं।